हेलो स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर का तीसरा लेक्चर है बेटा। इसके पहले वाले दो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहली चीज तो हिस्ट्री और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था डिग्री को, टाइप ऑफ बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कार्बन का, ये हमने देखा था। और अब जाकर इस लेक्चर में हम कंटिन्यू क्या करने वाले हैं। पहली चीज तो देखेंगे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं। एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कैसे अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन से टर्म के बारे में बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में होते क्या है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एक एटम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर which are responsible for characteristic chemical property, which are responsible for characteristic chemical properties। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि उसकी प्रॉपर्टी एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये एक एटम भी हो सकता है और बहुत सारे एटम का ग्रुप भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखना, इसका मतलब क्या है अभी डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये ग्रुप है COOH। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स जब भी किसी कार्बन की चेन में अटैच हो जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से बदल देंगे। ठीक है, मतलब वो हर एक कंपाउंड जिसमें COOH अटैच है वो एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन की चेन कितनी भी हो, चाहे 4 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो, 10 कार्बन की हो या 20 कार्बन की हो, अगर उसमें COOH ग्रुप अटैच है तो उन सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी। ठीक है, लेकिन वो दूसरे कंपाउंड से अलग बिहेव करेंगे, मतलब उनका यूनिक बिहेवियर हो जाएगा COOH अटैच होने के बाद। तो ये जो COOH जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इसको एक फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं, और ऐसे हर एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ये COH को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं पर ये जो CHO है, ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर कहीं पर OH लिखा हुआ रहता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। ठीक है, वहीं पर अगर किसी कार्बन चेन में दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, कीटोन। वहीं दोनों तरफ कार्बन की चेन है, ठीक है, और बीच में दो कार्बन की चेन के बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से अटैच, तो इसे क्या बोल देते हैं, ईथर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। अभी केवल आपको इस टर्म के बारे में डिटेल में बस समझना है। अदरवाइज ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप हैं इनके सारे एग्जांपल डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे ऐसे कंपाउंड का जिनमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आपको क्या समझना है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जब भी वो किसी कंपाउंड पर अटैच होंगे तो उसको एक यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, केवल समझा इस टर्म को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हमें 13-14 टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं बेटा, जो कि किसी कंपाउंड पर अटैच हो सकता है। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनको हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब। ठीक, ये तो हो गया पहला टर्म फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरा टर्म है वो कौन सा है, होमोलोगस सीरीज। अब पहले ये समझ लेते हैं ये होमोलोगस सीरीज है क्या। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या है, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। ठीक है, एक पूरे कंपाउंड की सीरीज होती है। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड
जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा? ये क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड या सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which can be represented which can be represented ठीक है, which can be represented by a common general formula, a common general formula, एक कॉमन जनरल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, एंड उनके पास क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, एंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। जैसे अभी हमने फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल देखे थे, अगर एक के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रेजेंट होगा। अगर एक के पास एल्कोहल है तो सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा? एल्कोहल ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ये दोनों कंडीशन जरूरी बेटा, सिर्फ कॉमन जनरल फॉर्मूला सेम हो जाने से नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं लेकिन जनरल फॉर्मूला अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को देखोगे तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो कॉमन जनरल फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, तब जाके ऐसे जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जो होंगे, ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल के लिए एक होमोलोगस सीरीज होता है किसका? एल्केन का। अब ये जो एल्केन का होमोलोगस सीरीज होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CnH2n+2 से। CnH2n+2 कहने का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में अगर रखोगे 1 रखोगे तो ये CH4 हो जाएगा, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H6 हो जाएगा, इसमें कार्बन की वैल्यू 3 रखोगे तो C3H8 हो जाएगा, इस कार्बन में n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये C4H10 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड बनेंगे, ऐसे बहुत सारे पूरी सीरीज बन सकती है, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, तो ये जो पूरी एक सीरीज है ये एक होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, ठीक है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी ये सिमिलर रहेगी, इनका जनरल फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, इनका ये जो कॉमन जनरल फार्मूला है ये रहेगा, और इनमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, ठीक है। तो जैसे ये एल्केन की एक सीरीज हो गई बेटा, ऐसे ही एक और होमोलोगस सीरीज किसकी बन सकती है? एल्कीन की बन सकती है। एल्कीन के लिए एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n, अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या रहेगा? C2H4, n की वैल्यू 3 रखोगे तो C3H6, n की वैल्यू 4 रखोगे तो C4H8, n की वैल्यू 5 रखोगे तो C5H10। ये कॉमन जनरल फार्मूला हो गया। तो ये जो कॉमन जनरल फार्मूला से बनने वाले ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे? एल्कीन। ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा? एल्काइन की भी एक सीरीज होती है। एल्काइन एक होमोलोगस सीरीज होती है जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मतलब इस कार्बन में कार्बन के बाद n की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो ये हो जाएगा C2H2, n की वैल्यू अगर 3 रख दोगे तो ये हो जाएगा C3H4, अगर n की वैल्यू क्या कर दोगे? C4 रख दोगे तो ये हो जाएगा C4H6, अगर n की वैल्यू 5 रख दोगे तो C5H8 हो जाएगा बेटा। ये जो सीरीज है इन सारी सीरीज को फिर से क्या बोल देंगे? ये एक होमोलोगस सीरीज हो गई, ठीक। कौन से? एल्काइन की। वैसे जरूरी नहीं कि 3 ही होमोलोगस सीरीज होती है, हमारे पास एल्कोहल का भी बन सकता है, एल्कोहल की भी एक होमोलोगस सीरीज बन सकती है जिसमें क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और ये क्या हो जाएगा? OH। मतलब n की वैल्यू 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH, n की वैल्यू 2 रखूं तो C2H5OH, n की वैल्यू 3 रखूं तो C3H7OH। क्लियर है बेटा? तो ऐसे एक एल्कोहल की सीरीज बन जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्कोहल, हर एक फंक्शनल ग्रुप की बहुत सारी अलग अलग होमोलोगस सीरीज बन सकती है। अल्कोहल की बन सकती है, ईथर की बन सकती है, एल्डिहाइड की बन सकती है, कीटोन की बन सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बन सकती है, ऐसे ढेर सारी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। लेकिन उनमें अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, और उनका कॉमन जनरल फार्मूला है, तो हम क्या बोलेंगे? वो जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है बेटा।
अब ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज रहती हैं और क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज तो ये डिस्कस कर लेते हैं, ये जो मेंबर्स हैं एक होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोग बोलते हैं। जैसे ये जो सारे मेंबर्स हैं एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को, ठीक है, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोग बोलते हैं। कौन से लोग, होमोलोग। ठीक, तो ये जो होमोलोग है, होमोलोग होते हैं एक ही जो होमोलोगस सीरीज है उसके मेंबर को। जैसे C2H5OH ये एक होमोलोग है, ठीक है, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का। अगर हम बोलेंगे कि C2H5OH का हायर होमोलोग कौन है तो C3H7OH। हम बोलेंगे C2H5OH का लोअर होमोलोग कौन है तो CH3OH। ठीक, ऐसे ही अगर हम बोले C3H4 का सेकेंड हायर होमोलोग कौन है तो ये हो जाएगा C5H8। ये हो जाएगा फर्स्ट हायर होमोलोग और ये हो जाएगा सेकेंड हायर होमोलोग। ठीक है, वैसे ही C3H4 का फर्स्ट लोअर होमोलोग कौन हो जाएगा, C2H2। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में उसको क्या बोलते हैं, होमोलोग, और उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सेम रहती है। तो उनमें क्या सिमिलरिटी रहती है और क्या डिफरेंस होता है। पहली बात कर लेते हैं इसकी सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, सिमिलरिटीज किसके बीच में देख रहे हैं बेटा, मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। जो सेम होमोलोगस सीरीज होगी, ठीक है, उनके मेंबर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, उनमें क्या होता है, कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉमन जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था एल्केन का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला रहेगा, एल्कीन का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला रहेगा, एल्काइन का एक फॉर्मूला रहेगा। वैसे ही दूसरी सिमिलरिटी रहती है सेम फंक्शनल ग्रुप। और याद होगा हमने फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन हमने ये देखा था कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज असाइन करने का काम कौन करता है, किसी कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज देने का काम कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है एक पूरी होमोलोगस सीरीज में तो उसमें क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहेंगी। ठीक है, एक आध डिफरेंस एक आध कंपाउंड में हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है बेटा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो मेंबर्स हैं इनमें कितने का डिफरेंस होता है एक्चुअल में, CH कंटिन्यूअस मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, सारे मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस नहीं होता। एग्जांपल के लिए जैसे हमने ये देखा था C2H4 C3H6, इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का। C3H6 C4H8 में कितने का डिफरेंस है, आप फिर से देखोगे तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। C4H8 और C5H10 में फिर से कितने का डिफरेंस है, CH2 का। हर एक होमोलोगस सीरीज में CH2 का ही डिफरेंस होता है, बट कंटिन्यूअस मेंबर में, सारे मेंबर में नहीं। अगर मैं बोलूं C2H4 और C2H4 और C4H8 में सिर्फ CH2 का नहीं होगा, अब C2H4 का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब कई बार लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता है कि लोग ये मान लेते हैं कि सिर्फ CH2 के डिफरेंस हो जाने से होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो जाएंगे। नहीं, वो कंटिन्यूअस मेंबर्स में ही CH2 का डिफरेंस होता है, सारे कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कंटिन्यूअस मेंबर होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, CH2 के ग्रुप का। ये तो सिमिलरिटीज हमने बात कर ली, डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भले सेम होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। ठीक है, एक आध एग्जांपल को छोड़कर इंपेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। तो जनरली, ठीक है, जनरली एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं बेटा, सिंपलेस्ट रेशो को।
एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एल्कीन में नहीं। एल्कीन के जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी सीरीज है उसमें डिफरेंस आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो, समझना बेटा। C2H4, अगर मैं यहां पर C2H4 का, ठीक, अगर मैं C2H4 का यहां एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो इसको 2 से डिवाइड करने पर 1, इसको 2 से डिवाइड करने पर 2, CH2। इसको भी कॉमन नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसका भी C3H6 का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2, C4H8 का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। एल्कीन में सारे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, सेम, लेकिन हर जगह पर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहां दिखेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4 ही होगा, C2H6 का एक कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो तो C1H3 हो जाएगा। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाते हैं। इन सारे कंपाउंड्स में एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। इस सीरीज में भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, इस सीरीज में भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, इस सीरीज में भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा। एल्कीन में एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट बाकी जनरली दूसरे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स में एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होता, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअस मेंबर्स होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, याद रखना, ऑल मेंबर्स के बीच में नहीं, कंटिन्यूअस मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है बेटा, CH2 ग्रुप का होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, और CH2 के डिफरेंस होने के कारण इनके मास में जो डिफरेंस होता है, इनके मास में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 14 का। इनके मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस आता है, ठीक। बट केवल कंटिन्यूअस मेंबर्स में वो डिफरेंस होगा, सारे मेंबर में वो डिफरेंस CH2 का ही रहेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कई बार कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है, क्या कॉमन जनरल फॉर्मूला से ही केवल कंपाउंड क्या होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, यहाँ 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बेटा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, CnH2n, CnH2n प्लस OH, ठीक है, या मैं इसको और जनरली अगर मैं शॉर्ट करके लिखूँ CnH2n प्लस 2 और O। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें मैंने H को एक साथ दिखा दिया है, ये दो चीज़ों का हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ C2H6O, ये CH3CH2OH भी हो सकता है, ठीक है, और CH3OCH3 भी हो सकता है। अब इसका जो होमोलोगस सीरीज जब हम बनाएंगे तो CH3CH2OCH3 हो जाएगा, और इसका जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH। आपको क्या दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H6O, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C3H8O। अब अगर आप दोनों में देखोगे तो डिफरेंस किसका है, CH2 का ही डिफरेंस है, बट दोनों एक होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो इस अल्कोहल और ईथर में, इस मेंबर में 3 कार्बन वाले ईथर में और इस 2 कार्बन वाले अल्कोहल में भी CH2 का डिफरेंस है, बट सिर्फ CH2 के डिफरेंस हो जाने से वो होमोलोगस सीरीज का पार्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम। ये अल्कोहल है तो अल्कोहल वाला ही उसका होमोलोगस सीरीज वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये ईथर है तो ईथर वाले ही कंपाउंड क्या होंगे, उसके होमोलोगस सीरीज का पार्ट होंगे। क्लियर हुआ बेटा, ठीक, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए किसके लिए, कि जनरल फॉर्मूला तो जरूरी है लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप का सेम होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में बेटा, होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक। तो 2 टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पर, आपके क्लास वर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, राइट सेकेंड हायर एंड फर्स्ट हायर होमोलोग ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH3CH2CH2OH,
ठीक है, इसका जो फर्स्ट हायर होगा, ठीक है, फर्स्ट हायर वाला जो होमोलोग होगा वो कौन सा होगा, जिसमें एक कार्बन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन तो पहले से थे, एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दिया तो ये OH, ये फर्स्ट हायर होमोलोग हो गया। ठीक, वहीं पर जब हमें सेकेंड हायर होमोलोग लिखना है तो सेकेंड हायर वाला जो होमोलोग होगा, ठीक है, इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2, पहले से 4, यहाँ 4 कार्बन थे, अब यहाँ क्या कर देंगे 5। ये फर्स्ट हायर होमोलोग हो जाएगा प्रोपेनॉल का, मतलब ये ब्यूटेनॉल, और ये क्या हो जाता है पेंटेनॉल। अगर किसको नाम लिखना नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, नॉमेनक्लेचर तो हम बाद में सीखेंगे, आपको एटलीस्ट फॉर्मूला लिखते आना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चन पर, ये है किसके लिए, कहाँ कौन होमोलोगस सीरीज का पार्ट है और कौन नहीं है, ये समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले वाले एग्जांपल को देखना, क्या पूछा है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। ठीक, CH3 CH2OH CH3 CH2O CH3, दोनों में केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस है बट फंक्शनल ग्रुप अलग है। ठीक है, इसमें OH है और जबकि इसमें इथर है, तो ये एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन दे रखा है बेटा, ये कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है, लेकिन हम दोनों को अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ OH डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन है और यहाँ जो OH है वो ऐसे स्ट्रेट चेन वाले कार्बन से अटैच है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। यहाँ पर OH जरूर है लेकिन दोनों को हम अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक्चुअल में ये भी होमोलोग नहीं है। क्लियर है बेटा। तीसरा एग्जांपल देखना, ये तीसरे एग्जांपल में क्या दिखा है, CH3COOH एंड CH3CH2COOH, दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है और दोनों में जनरल फॉर्मूला भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, केवल CH2 का डिफरेंस है, इसमें CH2 ऐड होकर ही वो कंपाउंड बन गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। मतलब एक्चुअल में तीसरा वाला जो एग्जांपल है वो क्या बता रहा है कि एक्चुअल में ये दोनों कंपाउंड एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट हैं, वो होमोलोग हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल देखना। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों ही क्या है, कीटोन है, दोनों ही कीटोन है, बट इसमें 4 कार्बन है, उसमें 3 कार्बन है। ठीक है, इन दोनों में CH2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, CH2 से ज्यादा का भी डिफरेंस होता तो चलता। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर अगर ऐसा होता है, ये कौन सा, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, तो भी ये एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट है, भले कंटिन्यूअस मेंबर नहीं है, क्योंकि इसमें कितने, यहां पर तो कंटिन्यूअस मेंबर हो गए। ठीक है, यहां एक कार्बन और बढ़ा देता हूं मैं, ये CH2 ये CH3। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा, ये भी कीटोन है वो भी कीटोन है, बट उसमें 6 कार्बन है। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन है 4, तो दोनों एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट ठीक है, कार्बन नंबर क्या हो सकते हैं इसके, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस ही होमोलोग रहें। ठीक है, हमने जो शुरुआत वाला एग्जांपल लिया था वो ये था। ठीक है, दोनों कीटोन हैं और दोनों में केवल CH2 का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब ये भी सेम होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। फिफ्थ वाले में देखना, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, जब CO के एक तरफ हाइड्रोजन होता, यहाँ C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ क्या है, कार्बन की चैन, ये कीटोन है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फिफ्थ वाले सेम होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम क्लासिफाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक एक क्लासिफिकेशन सेपरेट पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और फिर सारी चीजों को कंबाइन करेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड सबसे पहले किसकी बेसिस पर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के अंदर
मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है उसको देखते हुए, ठीक है, हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन कैसे हो जाता है, एक तो हम कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, सेचुरेटेड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट एक सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा और सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा। एटलीस्ट एक मतलब सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है साथ में तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड। एग्जांपल के लिए, चाहे ये 3 कार्बन वाला हो, चाहे ये 4 कार्बन वाला हो, चाहे ये 5 कार्बन वाला हो, या इस तरीके से हो, ये सारे कंपाउंड में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सारे कंपाउंड सेचुरेटेड हुए। यहीं पर अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे बेटा। क्लियर है, पहला क्लासिफिकेशन हो गया कौन सी बेसिस पर, कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है इसके बेसिस पर, ठीक। अब दूसरे क्लासिफिकेशन पर आते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो कौन से टाइप का कंपाउंड है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एक होता है एरोमेटिक और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। अब ये दोनों टर्म को समझते हैं बेटा। एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड किनको बोलते हैं, इसके प्रॉपर रूल्स हैं, इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं बेटा, बट इस पूरे रूल को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बस कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी सीखनी है, रेजोनेंस वाले कंसेप्ट भी जानने हैं, ठीक है। तो अभी हम पूरे एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने वाले सारे रूल्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको क्या समझ लेना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, सिमिलर टू बेंजीन, ठीक है। बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड जो भी होंगे, जैसे ये बेंजीन को मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके भी दिखा सकता हूँ या अंदर रिंग करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड, बेंजीन से ऐसे बने हुए दूसरे कंपाउंड, ये जितने भी, इनको हम फिलहाल के लिए एरोमेटिक बोल देंगे। बाकी और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं ये बाद वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक। बट जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। तो एक्चुअल में एलिफेटिक कंपाउंड कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको क्या मान लेना है, बेंजीन के जैसे जो ना दिखे, ठीक है, या उससे जो बने हुए कंपाउंड ना हो, उनको अभी फिलहाल के लिए एलिफेटिक मान सकते हो, लेकिन एरोमेटिक में बेंजीन के जैसे ना दिखने वाले भी कंपाउंड होते हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, ठीक है। और ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये ओपन चैन वाले भी कंपाउंड हो सकते हैं, क्लोज्ड चैन वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाले हमेशा क्लोज चैन वाले रिंग वाले ही होते हैं, लेकिन ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये ओपन चैन वाले भी हो सकते हैं और ये क्लोज्ड चैन वाले भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा, ओपन चैन वाले कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, इस तरीके से, ये, ठीक, ये। वैसे क्लोज्ड चैन वाले कंपाउंड हो सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो क्लोज चैन वाले हैं ये भी हो सकते हैं। अब दोनों का नाम अलग अलग है बेटा। एलिफेटिक वाले जो कंपाउंड ओपन चैन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। वहीं पर जो क्लोज्ड चैन वाले कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक या नॉन एरोमेटिक वाले, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, एलिसाइक्लिक। समझ में आ रहा है क्या बेटा, जो ओपन चैन वाले होते हैं उसे बोलते हैं एसाइक्लिक, मतलब वो साइक्लिक नहीं है। एलिसाइक्लिक जो कि साइक्लिक है बट नॉन एरोमेटिक है, ठीक है बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये देखना, ठीक है। एरोमेटिक जो कंपाउंड है इसको भी हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक बोलते हैं हम बेंजीनॉइड
अभी हम अलग अलग टर्म पढ़ रहे हैं, फिर बाद में इन सबको एक साथ कंबाइन करेंगे बेटा, ठीक है। एक बोलते हैं बेंजोनाइड, दूसरा बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं? नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड मतलब इसमें एटलीस्ट बेंजीन जैसा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा, सिमिलर टू बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होंगे, जैसे ये बेंजीन हो गया, ठीक है, या बेंजीन से मिलकर ये जो कंपाउंड बना है जिसे हम नेफ्थलीन बोलते हैं, बाद में इन सब के नाम भी सीखेंगे बेटा, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। या फिर ये बेंजीन हुआ, इसमें कुछ और अटैच कर दिया, ठीक है, या बेंजीन हुआ, इसमें कुछ और अटैच कर दिया। ये जितने भी कंपाउंड है जिसमें कहीं ना कहीं एक रिंग बेंजीन की दिखाई आपको दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजेनाइड। नॉन बेंजेनाइड वाले मैं बस एक दो ही एग्जांपल लिख रहा हूं, क्योंकि ये इसका प्रॉपर रूल है पता करने का कि कब इसको एरोमेटिक बोलेंगे और कब नहीं, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड हो गया, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बेंजीन जैसा नहीं है, बट ये एरोमेटिक क्यों है ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, या इसके अलावा ये कंपाउंड हो गया जिसमें सल्फर है, ठीक है, इसका नाम पाइरोल है, उसका नाम थायोफीन है, ठीक है, लेकिन वो नाम भी बाद में हम पढ़ेंगे। और इनको क्यों एरोमेटिक बोलते हैं जबकि ये बेंजीन जैसे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, क्यों इसे हम एरोमेटिक बोलते हैं, ये हम बाद में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो बट ये एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड में। वहीं पर यहां पर जो एलिफेटिक था, जो नॉन एरोमेटिक था, उसको क्लासिफाई करते हैं एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में, ओपन चैन या क्लोज्ड चैन कंपाउंड में, ठीक है बेटा। अब इसके बाद सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये किसके बेसिस पर प्रेजेंट है? ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, ओनली कार्बन इज प्रेजेंट इन रिंग और नॉट। रिंग के अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है या कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर भी एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है बेटा, बस आपको समझ लेना है इसको अच्छे से। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक। होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? होमोसाइक्लिक किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली एंड ओनली कार्बन प्रेजेंट रहे, only carbon is present, only carbon is present in ring। अगर रिंग के अंदर केवल कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में एटलीस्ट वन एटम, एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट इन रिंग। अब एग्जांपल जब हम देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला हमने क्या बोला? होमोसाइक्लिक में रिंग के अंदर केवल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हुआ, यहां रिंग के अंदर केवल कार्बन है, वैसे ये एग्जांपल भी हुआ, इसमें भी रिंग के अंदर केवल कार्बन है। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो रिंग के बाहर है। अगर रिंग के बाहर कोई और एटम प्रेजेंट होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम होमोसाइक्लिक ही इसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन रिंग के अंदर अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे अभी हमने ये देखा था, इस तरीके का कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, वैसे मैंने मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिखा है, बट यहां कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहां कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एटम आ गया, तो ऐसे वाले जो कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। समझ में आया बेटा? ठीक। अब ये जो सारे टर्म्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करते आने चाहिए बेटा। ये जो सारे टर्म्स हैं इनके लिए अब हम कुछ क्या करते हैं, इन सब का जो क्लासिफिकेशन है इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। कंबाइन करके ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? पहले तो कर लेते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ओपन चैन कंपाउंड होगा। ओपन चैन कंपाउंड को ही हमने और क्या बोला था? एसाइक्लिक,
ठीक है, एसाइक्लिक। बट ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चैन कंपाउंड। क्लोज्ड चैन कंपाउंड, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग वाले कंपाउंड, ठीक है। ओपन चैन एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनके एग्जांपल कौन कौन से हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल हम बोल सकते हैं एल्केन है, एल्केन वाले जितने भी एग्जांपल हैं, या फिर एल्कीन है, ठीक है, या फिर एल्काइन है, या फिर इसके अलावा ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, ओपन चैन वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। एल्केन ऐसे हो सकता है, एल्कीन ऐसे हो सकता है, ठीक है, एल्काइन ऐसे हो सकता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐसे हो सकता है, ये सब ओपन चैन वाले कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये देखते हैं क्लोज्ड चैन वाले जो कंपाउंड्स हैं इनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं अब, ठीक है, किसको, क्लोज्ड चैन वाले कंपाउंड को, ठीक है। क्लोज्ड चैन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग वाले ही कंपाउंड होते हैं, ओपन चैन वाले एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। दूसरा कौन सा है, एलिफेटिक, बट एलिफेटिक में कौन सा बोलेंगे, एलिसाइक्लिक, क्योंकि एलिफेटिक में ओपन चैन भी होता है, क्लोज चैन भी हो सकता है, बट जो एरोमेटिक नहीं होते और रिंग वाले होते हैं उसको हमने क्या बोला है, एलिसाइक्लिक। क्लियर है। अब एलिसाइक्लिक वाले जो कंपाउंड्स हैं इसको फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, जिसके पास रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा उसे हम क्या बोल देंगे, होमोसाइक्लिक। हमने सबके एग्जांपल ऑलरेडी देख रखे हैं बेटा, ठीक है। वैसे ही जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है। अब इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करना है ये देख लेते हैं, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एरोमेटिक कंपाउंड को एक तो हमने देखा था कैसे क्लासिफाई करते हैं, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। एक बोला था हमने बेंजेनॉइड और दूसरा हमने कौन सा बोला है, नॉन बेंजेनॉइड। वहीं पर एरोमेटिक को और एक क्लासिफिकेशन कौन सा कर सकते हैं, ये होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक वाला भी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम किसका बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक को, और बेंजेनाइड और नॉन बेंजेनाइड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देख लिया डिटेल में इन सारे जो क्लासिफिकेशन, जो एक एक टर्म हमने अलग अलग पढ़े थे उनको कैसे हमने कंबाइन किया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ बेटा आपको, ठीक है, ताकि अगर जिसने नोट ना किया हो वो नोट कर सकते हो। ये हो गया, ठीक। इसके अलावा यहाँ से हमने शुरुआत किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को, ठीक है बेटा। अब हमने जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ा है इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन, ये क्लास वर्क वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। खुद से वीडियो को पॉज करके क्लासिफिकेशन ट्राई करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं पहले बता देता हूं। यहां सामने कुछ कंपाउंड के नाम लिख रखे, कंपाउंड के क्लासिफिकेशन लिख रखे। जैसे ये जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है तो हम नॉन एरोमेटिक या एलिफेटिक बोल देंगे, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है, साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब एलिसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक, रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, होमोसाइक्लिक। रिंग के में अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ठीक है। सेचुरेटेड है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सेचुरेटेड है मतलब अनसेचुरेटेड नहीं है। जैसे मैंने राइट और रॉन्ग वाले जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये किए हैं, कुछ वैसे ही आपको नीचे वाले 3 और कंपाउंड के लिए करने हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो आगे वाले सॉल्यूशंस भी देखते हैं। ये दिख रहा होगा ओपन चैन वाले कंपाउंड है, ओपन चैन वाले कंपाउंड है तो एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकते, नॉन एरोमेटिक होंगे। नॉन एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक हो जाएंगे, बट एलिसाइक्लिक नहीं हो सकते, साइक्लिक है ही नहीं, ये ओपन चैन है,
तो एलिसाइक्लिक नहीं होगा, और होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक वाले ही हो सकते हैं, रिंग तो होना चाहिए एलिसाइक्लिक के लिए या होमोसाइक्लिक के लिए या हेटेरोसाइक्लिक के लिए, ठीक है। सेचुरेटेड कंपाउंड बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट अनसेचुरेटेड नहीं है। नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखना बेटा, बेंजीन जैसा कंपाउंड नहीं दिख रहा है, मतलब अभी के लिए फिलहाल के लिए हम क्या मान लेंगे इसको, ये एलिफेटिक है। और एलिसाइक्लिक बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि रिंग वाला कंपाउंड है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड है, तो एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा रिंग के अंदर और कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हेटेरोसाइक्लिक बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सेचुरेटेड नहीं है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक्चुअल में सेचुरेटेड नहीं है, क्या है, अनसेचुरेटेड है, ठीक। सबसे लास्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। एलिफेटिक है, बिल्कुल बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब एलिफेटिक मान लेते हैं। एलिसाइक्लिक बिल्कुल रिंग वाला कंपाउंड है, तो एलिसाइक्लिक भी होगा। होमोसाइक्लिक बिल्कुल कार्बन के अंदर, रिंग के अंदर केवल कार्बन प्रेजेंट है, एक्चुअल में सल्फर है बट वो रिंग के बाहर है, ठीक है, तो ये होमोसाइक्लिक हो जाएगा, मतलब हेटेरोसाइक्लिक नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब सेचुरेटेड हो जाएगा, अनसेचुरेटेड नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कैसे क्लासिफाई करना है। अब आते हैं लेक्चर के एंड पर, आपके लिए होमवर्क के लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बेटा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट एंड थर्ड हायर होमोलॉग ऑफ प्रोपीन, ठीक है। इनका केवल आपको फॉर्मूला लिखना है। प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड इसके जो हायर वाले हैं उनको लिखना है। दूसरा वाला जो है, यहां देखना, फाइंड आउट विच पेयर आर होमोलॉग, ठीक। ये 4 एग्जांपल्स हैं, इनमें से कौन होमोलॉग हम बोल सकते हैं, किसको हम नहीं बोल सकते, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन में कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा। ये जो 4 एग्जांपल है, इनके लिए आपको ये सारे क्लासिफिकेशन बताने हैं, जैसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था। इसके अलावा ये कुछ 4 क्वेश्चंस और हैं, इनके भी क्लासिफिकेशंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो हो गया है। इस वाले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है, सबसे पहले जो हमने कवर किया था वो 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ा था, एक था फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। एक ही होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड जो होंगे उनकी कौन सी सिमिलरिटीज रहेगी और उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, ये भी पढ़ा हमने। और इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा है क्या चीज, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पहले एक एक टर्म को डिटेल में पढ़ा एग्जांपल के साथ, और फिर उनको कंबाइन करके पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसको यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। उम्मीद है आपको सीखने में मजा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कुछ और टॉपिक के साथ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और टाइप ऑफ कार्बन के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बेटा।